मैं मिशन ज्ञान से अनिल अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं राजस्थान सरकार वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में। प्यारे बच्चों, यहां मैं आपके लिए लेकर आया हूं लेखा शास्त्र क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 फ्रम के समापन। इस चैप्टर में हम फ्रम के समापन के बारे में जानेंगे। फ्रम का समापन क्या है, फ्रम का समापन कैसे किया जाता है और फ्रम के समापन पे कौन कौन से खाते तैयार किए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, निकालिए अपनी नोटबुक और शुरू हो जाइए मेरे साथ फ्रम के समापन की ओर। फ्रम के समापन इस चैप्टर में हम जानेंगे कि ऐसी क्या परिस्थितियां आ सकती है कि एक साझेदारी व्यवसाय को फ्रम का समापन करना होता है। फ्रम का समापन क्या होता है और साझेदारी का समापन से इसका क्या भिन्नता पाई जाती है। फ्रम के समापन और साझेदारी के समापन में क्या भिन्नता है, इन सभी की जानकारी हम लेंगे इस चैप्टर में। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4 फ्रम का समापन। तो प्यारे बच्चों, देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले फ्रम के समापन का अर्थ। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 आप सभी जानते हैं प्यारे बच्चों, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 ये वो अधिनियम है जो साझेदारी से संबंधित संपूर्ण प्रावधानों को लिए हुए है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 का जन्म 1932 में हुआ था, जिसके बारे में हमने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा था। इसकी धारा 39 क्या कहती है? किसी फर्म के समस्त साझेदार, बात हो रही है प्यारे बच्चों समस्त साझेदार के मध्य साझेदारी का समाप्त हो जाना फर्म का विघटन या फर्म का समापन कहलाता है। जब हमारे साझेदारों के मध्य जो विश्वास है, जो प्रस्ताव है, जो ठहराव है, जो समझौता है, उसका समाप्त हो जाना, सभी साझेदारों के मध्य फर्म की सभी क्रियाएं बंद कर दी जाना फर्म का समापन या विघटन कहलाता है। समापन का साझेदारी का समापन। देखिए यहां बात हो रही है साझेदारी के समापन की। तो साझेदारी के समापन का अर्थ यह है कि एक साझेदार का अन्य साझेदारों के साथ संबंध टूट जाना। फर्म का समापन सभी साझेदारों के मध्य समझौता, संपर्क, संबंध टूट जाना। लेकिन फर्म का समापन तो ये हो गया, और साझेदारी का समापन एक साझेदार का, किसका? एक साझेदार का अन्य साझेदारों के साथ संबंध टूट जाना क्या कहलाता है? साझेदारी का समापन। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक नहीं कि फर्म का कारोबार बंद हो। शेष साझेदार चाहें तो फर्म के कारोबार को चालू रख सकते हैं, फर्म के कारोबार को चालू रख सकते हैं। ध्यान रहे मेरे प्यारे बच्चों, फर्म के समापन होने पर, फर्म का समापन होने पर कंफर्म है कि आपके साझेदारी व्यवसाय को बंद कर दिया जाएगा, फर्म की संपत्तियों को बेच दिया जाएगा, फर्म के दायित्वों का भुगतान कर दिया जाएगा और किसी प्रकार की कोई व्यवसायिक क्रिया संपादित नहीं होगी। लेकिन साझेदारी के समापन में चाहे तो व्यापार को चालू रखा जा सकता है, क्योंकि एक व्यक्ति का अन्य व्यक्तियों से संबंध समाप्त हुआ है। उदाहरण, एक साझेदार की मृत्यु होने, उसके दिवालिया होने, अवकाश ग्रहण करने, निर्धारित अवधि या कार्य के समाप्त होने पर साझेदारी का समापन होता है। या हमारा कोई भी साझेदार जिसकी मृत्यु हो जाए, वो दिवालिया हो जाए, या उनके बीच में समझौता हुआ था उसकी वजह से एक साझेदार व्यवसाय से चला जाए, पहले तो फर्म का समापन किया जाए या नहीं, साझेदार के द्वारा समझौते पर निर्भर करता है। अतः साझेदारी का समापन फर्म का समापन नहीं है। अगर आपका साझेदारी व्यवसाय समाप्त हो जाता है तो आवश्यक नहीं है कि आपकी फर्म भी समाप्त हो जाए। साझेदारी की समाप्ति के बाद फर्म अपना व्यापार चालू रख सकती है। फर्म की समाप्ति साझेदारी की समाप्ति है, फर्म की समाप्ति साझेदारी की समाप्ति है, लेकिन साझेदारी की समाप्ति फर्म की समाप्ति नहीं है। फर्म की समाप्ति में व्यापार की सभी क्रियाएं सभी की सभी समाप्त हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, साझेदारी के समापन का मतलब ये नहीं है कि आपकी फर्म समाप्त हो गई है, लेकिन फर्म का समापन अगर हो रहा है तो कंफर्म है आपकी साझेदारी भी समाप्त हो जाएगी। फर्म के समापन पर सभी व्यवसायिक क्रियाएं बंद हो जाती है, जबकि साझेदारी के समापन पर व्यवसायिक क्रियाएं जारी रह सकती है। निम्न परिस्थितियों में फर्म तथा साझेदारी दोनों का समापन हो जाता है। फर्म का समापन अगर है तो साझेदारी का समापन भी स्वतः ही हो जाएगा। तो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जब हमारे साझेदारी और फर्म का समापन हो जाता है? पहली, जब सभी साझेदार फर्म को समाप्त करने का समझौता कर ले। जब हमारे सभी साझेदार जो हैं, ये साझेदार फर्म को समाप्त करने का
निर्णय ले लेते हैं तो ऐसी स्थिति में हमारी फिल्म स्वतः ही क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। जब सभी साझेदार एक को छोड़कर अन्य सभी साझेदार दिवालिया घोषित हो जाए, हमारी फर्म के सभी साझेदार हैं वो अगर दिवालिया घोषित हो जाते हैं तो दिवालिया घोषित होने की स्थिति में भी हमारी जो फर्म है वो स्वतः ही क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। जब एक फर्म का कारोबार अवैध हो जाए, गैर कानूनी उद्देश्य के लिए यदि हमारी व्यावसायिक संस्था, हमारी फर्म, हमारे साझेदार काम करेंगे तो भी हमारी फर्म स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। जब किसी साझेदार ने ऐच्छिक साझेदारी को समाप्त करने की सूचना अन्य साझेदारी को दे दी हो, ऐच्छिक साझेदारी ऐसी साझेदारी जो ऐच्छिक होती है, इच्छा पर निर्भर करती है, और इच्छा पर निर्भर करने वाली साझेदारी में साझेदार अगर नोटिस दे दे समाप्त करने का तो फर्म हो जाएगी स्वतः ही समाप्त। और जब न्यायालय द्वारा फर्म के समापन का आदेश दे दिया जाए, न्यायालय भी हो सकता है कि फर्म के समापन का आदेश दे दे, तो ये सभी वे परिस्थितियां हैं जब हमारी साझेदारी फर्म स्वतः ही क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ हम फर्म के समापन की विधियों के बारे में पढ़ रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे है समापन के प्रकार, यानी कौन कौन से प्रकार हैं जहां पे एक साझेदारी समाप्त हो जाती है। साझेदारी फर्म के समापन की परिस्थितियां हम यहाँ पढ़ने वाले। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 40 और 44। महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है कि साझेदारी अधिनियम 1932 की कौन सी धारा में फर्म के समापन की परिस्थितियों के बारे में बताया गया है। तो आपका आंसर क्या होगा, धारा 40 से 44 में निम्नलिखित परिस्थितियां दी गई है जहां पर एक साझेदारी स्वतः ही समाप्त हो जाती है। पहला, समझौते द्वारा समापन। साझेदार स्वेच्छा से किसी भी समय साझेदारी को समाप्त कर सकते हैं। अगर साझेदारों के मध्य ये समझौता हो रखा है, साझेदार ने निर्णय ले रखा है कि जब भी इच्छा हो स्वेच्छा से साझेदारी समाप्त कर दी जाएगी, तो साझेदार समझौते के आधार पर साझेदारी को समाप्त कर सकते हैं। दूसरा है अनिवार्य समापन। अनिवार्य समापन से तात्पर्य बच्चों वे परिस्थितियां जब अनिवार्य रूप से साझेदारी स्वतः ही क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। कौन कौन सी है, निम्न। पहली, यदि व्यापार अवैध हो, गैर कानूनी उद्देश्य के लिए अगर काम किया जा रहा है, अवैध काम किया जा रहा है, तो भी आपको अनिवार्य रूप से फर्म को समाप्त करना होगा। यदि कोई शत्रु देश का नागरिक सदस्य बन जाए, अगर आप शत्रु राष्ट्र के नागरिक को अपना साझेदार बना लेते हैं तो भी आपकी साझेदारी क्या होगी, स्वतः समाप्त हो जाएगी। यदि एक साझेदार के अलावा सभी साझेदार दिवालिया हो जाए, एक साझेदार को छोड़कर अन्य सभी साझेदार दिवालिया घोषित होने पर भी साझेदारी स्वतः समाप्त होगी। और यदि साझेदार की अधिकतम सदस्य संख्या बदल दी गई है, अब यहाँ पे आप 50 कर लेंगे, अधिकतम सदस्य संख्या 50 से अधिक हो जाए, अगर साझेदारी में 50 से अधिक सदस्य हो जाएंगे तो भी आपकी साझेदारी व्यवसाय स्वतः ही समाप्त होगा। तो प्यारे बच्चों, अनिवार्य परिस्थितियां वे होती हैं जिन परिस्थितियों में अनिवार्य रूप से साझेदारी को क्या करना होता है, समाप्त। नोटिस द्वारा समापन। नोटिस यानी जब साझेदारी क्या हो, स्वेच्छा पर निर्भर करती हो, जब साझेदारी ऐच्छिक साझेदारी हो, जब साझेदारी इच्छा पर निर्भर करती हो, तो जो साझेदार साझेदारी समाप्त करना चाहता है, किसी भी साझेदार द्वारा समापन का नोटिस अगर दे दिया गया हो तो साझेदारी क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। पहली परिस्थिति हमने पढ़ी समझौते द्वारा, अगर साझेदार के मध्य समझौता हुआ है तो समझौते के आधार पर समापन। दूसरी हमने पढ़ी अनिवार्य समापन, जब अनिवार्य रूप से आपको साझेदारी व्यवसाय को समाप्त करना होगा। तीसरी, नोटिस द्वारा, जब इच्छा पर निर्भर करने वाली साझेदारी हो तो साझेदार की नोटिस दिए जाने पर। आगे चले न्यायालय द्वारा। न्यायालय द्वारा समापन से तात्पर्य मेरे प्यारे बच्चों कि न्यायालय कोई भी ऐसी परिस्थिति जो उसे उचित लगती है उसमें फर्म को समाप्त करने का आदेश दे सकता है। तो किसी भी साझेदार के आवेदन पर न्यायालय निम्नलिखित परिस्थितियों में फर्म के समापन का आदेश दे सकता है। जब कोई एक साझेदार आवेदन प्रस्तुत करे किस चीज का, फर्म को समाप्त करने का। पहला, यदि कोई भी साझेदार मानसिक रूप से अस्वस्थ हो, यानी हमारे जो साझेदार हैं उनमें से एक साझेदार मानसिक रूप से अस्वस्थ यानी पागल है, तो ऐसी स्थिति में भी आपकी साझेदारी क्या करनी पड़ेगी, न्यायालय आदेश दे सकता है समाप्त करने का। यदि कोई भी सक्रिय साझेदार स्थायी रूप से अपाहिज हो जाए,
स्थायी रूप से अपाहिज का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, यानी उसका जो अपाहिजपना है अब वो ठीक नहीं होगा। देखो स्थायी और अस्थायी, अस्थायी जैसे मान लीजिए आज मेरा हैंड ब्रेक हो जाए, मेरा फ्रैक्चर हो जाए, हाथ फ्रैक्चर हो जाए, तो बताइए क्या कुछ दिनों बाद, 2 महीने 3 महीने बाद वो वापस परफेक्ट नहीं होगा? होगा। तो इस तरह से मेरा पूरा हाथ ही मेरे बाजू से अलग हो जाए, कट जाए, तो क्या ऐसी स्थिति में मेरा हाथ वापस ठीक हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो स्थायी रूप से अपाहिज हो जाए और साझेदार के रूप में अपना कार्य करने में असमर्थ हो, वो साझेदार के रूप में कार्य कर पाने में सक्षम नहीं हो। यदि कोई भी साझेदार दुराचार का दोषी हो, उसने कुछ ऐसा कार्य किया हो जिसकी वजह से हमारी फर्म क्या है, प्रभावित हो रही है, अगर हमारी फर्म का व्यापार प्रभावित हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी एक न्यायालय फर्म को बंद करने का आदेश दे सकता है। यदि कोई साझेदार जानबूझकर प्रसंविदे का मतलब होता है समझौता। क्या होता है? समझौता। यानी कोई भी साझेदार जानबूझकर हमारे समझौते या प्रसंविदे की अवहेलना करे, तो ऐसी स्थिति में भी क्या होगी, हमारी साझेदारी फर्म समाप्त हो जाएगी। यदि फर्म का व्यापार में केवल हानि होने की शंका हो, लगातार हमारा व्यवसाय जो है वो हमें हानि दे रहा हो, लगातार वह हानि हो रही हो, और यदि कोई साझेदार फर्म में अपने हित को कि तीसरे पक्ष यानी ऐसा व्यक्ति जो हमारी फर्म में साझेदार नहीं है, उस व्यक्ति को अगर वह अपना हित दे देता है, तो भी कोई व्यक्ति आवेदन करके न्यायालय से फर्म को समापन का आदेश प्राप्त कर सकता है। और यदि कोई भी ऐसा कारण जिससे न्यायालय संतुष्ट हो कि फर्म को समाप्त कर देना चाहिए, तो कोई भी साझेदार न्यायालय में आवेदन करके फर्म के समापन के लिए न्यायालय को प्रस्तुत कर सकता है। न्यायालय अपनी उचित कारणों में से जो कारण उसे प्रस्तुत होगा, समझ जाएगा, और उसके आधार पर फर्म को समाप्त करने का आदेश दे सकता है। किसी घटना के होने पर समापन, यानी पहली परिस्थिति समझौते द्वारा, दूसरी अनिवार्य, तीसरी नोटिस देने पर, चौथी न्यायालय द्वारा, और पांचवी विशेष घटना की घटित होने पर। कोई भी घटना घटित होने पर हम साझेदारी फर्म को समाप्त कर सकते हैं। साझेदारी यदि किसी विशेष अवधि के लिए है, अवधि समाप्त होने पर, जैसे ही अवधि समाप्त होंगी साझेदारी व्यवसाय स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। यदि किसी विशेष कार्य के लिए स्थापित की गई हो, तो कार्य के पूरा होते ही साझेदारी समाप्त हो जाएगी। किसी भी साझेदार की मृत्यु हो जाने पर भी साझेदारी व्यवसाय को समाप्त किया जा सकता है। और किसी साझेदार को न्यायालय द्वारा घोषित होने पर, किसी व्यक्ति को, किसी साझेदार को न्यायालय अगर दिवालिया घोषित कर देता है, तो ऐसी स्थिति में भी हमारे साझेदारी व्यवसाय समाप्त हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये थी 5 वो परिस्थितियां जब साझेदारी व्यवसाय का समापन यानी फर्म का समापन हो जाता है। आगे पढ़ते हैं, फर्म के समापन और साझेदारी के समापन में महत्वपूर्ण अंतर। प्यारे बच्चों, इस पे स्टार लगा लीजिए। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, कई बार राजस्थान बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थ। साझेदारी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच लाभ के लिए कानूनी व्यापार करने का क्या है? अनुबंध है। साझेदारी किसे कहते हैं? एक अनुबंध जो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच किया गया है। इस अनुबंध में यदि किसी भी कारण से कोई परिवर्तन होता है, तो क्या कहलाएगी? साझेदारी की समाप्ति। यानी अनुबंध में किया गया परिवर्तन कहलाता है साझेदारी का समापन। लेकिन इधर बात करें तो साझेदारी फर्म के समापन का अर्थ है फर्म के द्वारा व्यापारिक क्रियाओं की समाप्ति, यानी सभी प्रकार की व्यापारिक क्रियाएं समाप्त हो गई, तो यानी हो गई हमारी फर्म भी समाप्त। अनुबंध में परिवर्तन, साझेदारी का समापन, और व्यवसायिक क्रिया का समाप्त हो जाना, फर्म का समापन। आगे चलें, आगे लिखा हुआ है परिस्थितियां। किसी साझेदार के प्रवेश करने, अवकाश ग्रहण करने, मृत्यु होने पर, लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होने पर, कोई भी ऐसा कारण जिससे क्या हो रहा हो? अनुबंध परिवर्तित हो रहा हो, यानी ऐसा कोई भी कारण जो अनुबंध में परिवर्तन करता है, हुए समझौते में बदलाव करता है, वो कहलाएगी साझेदारी का समापन। और फर्म के समापन की परिस्थितियां अभी हमने पढ़ी थी। क्या? फर्म का समापन साझेदार की अपनी इच्छा और न्यायालय के आदेश पर हो सकता है, साथ ही साथ समझौते द्वारा,
नोटिस द्वारा और विशेष घटना घटित होने पर साझेदारी फर्म का समापन हो सकता है। आगे चले, व्यवसाय का जारी रहना। पहले भी हम पढ़ चुके हैं, साझेदारी का समापन फर्म का समापन नहीं है, अतः उसी नाम से व्यवसाय जारी रहेगा। लेकिन यहां हमने पढ़ लिया है सभी प्रकार की व्यवसायिक क्रियाएं समाप्त हो जाती है, इसलिए फर्म भी बंद हो जाएगी, व्यवसाय जारी नहीं रहेगा। आगे बढ़ेंगे, साझेदारी की समाप्ति से साझेदार फर्म की समाप्ति का होना आवश्यक नहीं है, लेकिन अगर फर्म समाप्त हो गई है तो साझेदारी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि फर्म का समापन साझेदारी का भी समापन है, लेकिन साझेदारी का समापन फर्म का समापन नहीं है। तो प्यारे बच्चों, ये था साझेदारी और साझेदारी फर्म के समापन में अंतर, जो कि एक महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी बोर्ड की दृष्टि से। अब हम बात करते हैं कि फर्म के समापन पे कौन कौन सी लेखांकन क्रियाएं की जाती है। फर्म के समापन की तिथि से सामान्य व्यापारिक कार्य क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। फर्म के संपत्तियों से वसूली करने और दायित्व का भुगतान करने की कार्यवाही प्रारंभ हो जाती है। यानी मैं कह सकता हूं कि जो ये संपत्तियां हैं, इन संपत्तियों को तो क्या कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है, और जो दायित्व है उन दायित्व का क्या किया जाता है, दायित्व का भुगतान कर दिया जाता है। यानी संपत्तियों को बेच दिया जाता है और दायित्व का भुगतान कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए निम्नलिखित खाते तैयार किए जाते हैं। कौन कौन से खाते हैं जो फर्म के समापन पर तैयार किए जाते हैं? साझेदारी के समापन पर कौन कौन से खाते तैयार होते हैं, यह सोचिए, वीडियो को पॉज कीजिए, सोचिए और फिर बताइए मुझे कि कौन कौन से खाते तैयार किए जाते हैं एक फर्म के साझेदारी के समापन पर। मैं बता देता हूं, रिवैल्यूएशन अकाउंट पुनः मूल्यांकन खाता, साझेदार के पूंजी खाते पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और स्थिति विवरण चिट्ठा। लेकिन फर्म के समापन पर बनाया जाता है वसूली खाता, जिसे हम बोलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। एक बनाया जाता है रोकड़ खाता, एक पूंजी खाते और आवश्यकता होने पर कोई भी आवश्यक खाते। यानी यहाँ हमारे तीन महत्वपूर्ण खाते हैं, वसूली खाता, बैंक खाता और साझेदार के पूंजी खाते। ये फर्म के समापन पर तैयार किए जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं वसूली खाता। फर्म के समापन पर फर्म की संपत्तियों की विक्रय राशि वसूल की जाती है, उससे फर्म के दायित्वों का भुगतान किया जाता है। जब फर्म समाप्त हो जाती है तो संपत्तियों को बेचकर उनकी राशि वसूल की जाती है और दायित्वों का किया जाता है भुगतान। इस कार्य के लिए फर्म की पुस्तकों में एक विशेष खाता खोला जाता है जिसका नाम है वसूली खाता, रियलाइजेशन अकाउंट। यानी फर्म के समापन पर तैयार किए जाने वाला पहला खाता है वसूली खाता, रियलाइजेशन अकाउंट। इस खाते को बनाने का उद्देश्य संपत्ति के विक्रय और दायित्व के भुगतान से होने वाले लाभ हानि को ज्ञात करना है। वसूली खाता जो तैयार किया जाता है वो किया जाता है संपत्तियों को बेचने के लिए और दायित्व का भुगतान करने के लिए। तो पढ़ते हैं पहला दूसरा महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट प्रश्न। पूछा जा सकता है कि वसूली खाते और पुनः मूल्यांकन खाते में क्या अंतर है। वसूली खाता रियलाइजेशन अकाउंट, पुनः मूल्यांकन खाता रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो चलिए बात करते हैं उद्देश्य। सबसे पहले उद्देश्य की बात करें, वसूली खाता फर्म के समापन पर बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? फर्म के समापन पर। वो भी किस लिए? संपत्तियों की विक्रय से वसूली और दायित्वों के भुगतान के लिए। फर्म के समापन पर बनाए जाने वाला खाता है वसूली खाता, जो तैयार किया जाता है संपत्तियों की बिक्री और दायित्व का भुगतान करने के लिए। पुनः मूल्यांकन खाता, पुनः मूल्यांकन खाता नए साझेदार के प्रवेश, अवकाश ग्रहण करने, मृत्यु होने पर तैयार किया जाता है और इसमें दिखाया गया जाता है संपत्ति और दायित्व का पुनः मूल्यांकन, यानी संपत्ति और दायित्व के मूल्य में होने वाले परिवर्तन को दिखाया जाता है पुनः मूल्यांकन खाते में। आगे चले, आगे लिखा हुआ है अनिवार्यता। फर्म के समापन के समय वसूली खाता खोलना क्या होता है? अनिवार्य होता है, जबकि फर्म के संगठन में परिवर्तन होने पर पुनः मूल्यांकन खाता खोले बिना भी लाभ हानि की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यानी वसूली खाता एक अनिवार्य खाता है, जबकि पुनः मूल्यांकन खाता एक अनिवार्य खाता
नहीं है। तैयार करने का समय फिल्म के समापन पर तैयार किया जाता है, क्योंकि हमें यहाँ क्या करना है, पुस्तकें बंद करनी है। जबकि ये पुनः मूल्यांकन खाता फिल्म के चालू रहने पर फिल्म के संगठन में परिवर्तन के फलस्वरूप तैयार किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये थे हमारे महत्वपूर्ण अंतर। आगे चले व्यय। फिल्म के समापन पर वसूली के संबंध में कुछ व्यय किए जाते हैं, जिनसे वसूली खाता क्या होता है, डेबिट होता है। लेकिन पुनः मूल्यांकन खाते के समय किसी प्रकार का कोई व्यय नहीं होता है। यानी समापन पर वसूली व्यय किए जाते हैं, लेकिन साझेदारी के समापन यानी परिवर्तन पर कोई व्यय नहीं किए जाते। आगे चलें। वसूली खाते के डेबिट पक्ष में रोकड़ और बैंक के अलावा समस्त संपत्तियों का शेष तथा क्रेडिट पक्ष में पूंजी संचय वितरित लाभों के अलावा सभी दायित्वों का शेष आता है। यानी संपत्तियों को डेबिट में और दायित्वों को क्रेडिट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। जो कि पुनः मूल्यांकन खाते में संपत्ति के मूल्य में कमी और दायित्व के मूल्य में वृद्धि, ये तो आएगी डेबिट पक्ष में, और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान तथा क्रेडिट पक्ष में संपत्ति के मूल्य में वृद्धि और दायित्व के मूल्य में कमी को अंकित किया जाता है। यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट हम पहले जो 2 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 में बनाना सीख चुके हैं, और यहाँ हम सीखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में, जिसका फॉर्मेट आपके सामने है। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि वसूली खाता जो बनाया जाता है, उसके डेबिट पक्ष में सभी संपत्तियों को हम उनके पुस्तक मूल्य पर, जितनी भी हमारी संपत्तियां हैं उनको उनके पुस्तक मूल्य पर दिखा देते हैं। किस किस को छोड़ के, कैश और बैंक। कैश और बैंक 2 ऐसी चीजें हैं जिनके अलावा बाकी सभी संपत्तियां हमारे डेबिट पक्ष में आ जाएगी, और क्रेडिट पक्ष में हमारे सभी दायित्व उनके पुस्तक मूल्य पर दिखा दिए जाएंगे। क्या नहीं आएगा, रिजर्व। रिजर्व को छोड़कर और पार्टनर्स लोन को छोड़कर जितनी भी आपकी एसेट्स और लायबिलिटीज है वो सब आ जाएंगी आपके रियलाइजेशन अकाउंट में। एसेट्स को बेचने पर जो वैल्यू हमें मिलेगी वो आएगी क्रेडिट में। कोई एसेट्स को पार्टनर ले लेता है, क्रेडिट में। कोई डिस्काउंट मिल रहा है लोन पे, क्रेडिट में। साथ ही इधर बात करें, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस चुकाए, डेबिट में। एसेट्स लायबिलिटीज, क्रेडिटर बीपी को पेमेंट किया, डेबिट में। लायबिलिटीज को किसी पार्टनर टेक ओवर कर लिया, डेबिट में। और किसी प्रीमियम का हमने भुगतान किया, डेबिट में। और बाद में जो आएगा प्रॉफिट या लॉस, उसे साझेदार में बांट दिया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आ जाइए मेरे साथ, निकालिए पहला एग्जाम्पल आपकी बुक में और शुरू करते हैं हम पहला एग्जाम्पल फिल्म के समापन चैप्टर नंबर 4 से। प्रश्न, तरुण और वरुण ने 31 दिसंबर 2015 को फिल्म का विघटन करने का निर्णय लिया। 2 साझेदार हैं, तरुण और वरुण। उनका चिट्ठा आपको, बैलेंस शीट आपको दी हुई है। साझी बराबर में लाभ विभाजन करते हैं। लाभांश अनुपात क्या हो गया प्यारे बच्चों, बराबर। संपत्ति की वसूली यानी संपत्तियों को बेचने से प्राप्त राशि, स्टॉक से 80, देनदार से 84, स्टॉक से 360, मशीन से 224, भवन से 120, लेनदारों को 5% भट्टे पर चुकाया गया और 6000 के हुए वसूली खर्च। आपको तैयार करने हैं समापन पर आवश्यक खाते। तो चलिए बच्चों, बनाते हैं समापन पर आवश्यक खाते। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट बच्चों, रियलाइजेशन अकाउंट। और आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, रियलाइजेशन अकाउंट में संपत्तियों और दायित्वों के कुछ मूल्य को छोड़कर पुस्तक मूल्य पर दिखाया जाता है। तो चलिए आते हैं बैलेंस शीट। सबसे पहले एसेट, कैश नहीं दिखाया जाएगा, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, मशीन और बिल्डिंग, ये 5 एसेट्स हैं जो कि रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टू डेटर, टू स्टॉक। डेटर कितना है, 1 लाख। स्टॉक कितना है, 4 लाख। चलिए आगे चलते हैं। आगे लिखा फर्नीचर, मशीन, बिल्डिंग। टू फर्नीचर, टू मशीन और टू बिल्डिंग। प्यारे बच्चों, आपने क्या नोटिस किया कि
कैश को छोड़कर, जो कैश था उस कैश को छोड़कर बाकी सभी संपत्तियों को हमने ट्रांसफर कर दिया डेबिट में। कितनी है? 10,280 और 80। 10,000, 2,80,000 और 80,000। इसी तरह हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हमारे जो लाइबिलिटीज है, जनरल रिजर्व नहीं आएगा, वरुण का लोन नहीं आएगा, कैपिटल नहीं आएगी, यानी क्रेडिटर और बीपी दोनों को भी हम क्या कर देंगे? ट्रांसफर। किस साइड में? बाय में। बाय क्रेडिटर, बाय बिल पेबल। कितना है प्यारे बच्चों? 1,20,000 और 20,000। 1,20,000 और 20,000। तो बच्चों आपको समझ आया होगा, कैश, जनरल रिजर्व, साझेदार का लोन और पूंजी को छोड़कर जितने भी संपत्तियां और दायित्व थी उनको हमने ट्रांसफर कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट में। अब पढ़ते हैं, आगे लिखा है देनदार से 84, स्टॉक से 360, मशीन से 224 और भवन से हमें प्राप्त हुआ 1,20,000। वसूल हुए, प्राप्त हुए तो कितना देंगे? बाय में। बाय कैश। कितना कितना? डेटर से 84, स्टॉक से 360, मशीन से 224, भवन से, बिल्डिंग से 120, स्टॉक से डेटर से में प्राप्त हुआ 284, स्टॉक से 360, मशीन से 224 और बिल्डिंग से 120। टोटल लगाते हैं। $7,88,000, 7,88,000 रुपए हमें प्राप्त हुए हमारी संपत्तियों से। 360, 120, 480, 480, 5, 2, 7, 7,88,000। आगे बढ़ा, लेनदारों को 5% बट्टे पर चुकाया गया। क्रेडिटर आपके कितने हैं? 1,20,000। पेमेंट करेंगे कितना आएगा? इधर टू कैश। क्रेडिटर कितने हैं? 1,20,000। 1,20,000 का 5% कितना होगा? 12 पंजे 60, 6,000 माइनस कर देंगे, 1,14,000। आगे चले, वसूली में 6,000, टू कैश चुकाए गए 6,000। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि दायित्वों का भुगतान एक फर्म के लिए करना आवश्यक है, चाहे संपत्तियों का भुगतान प्राप्त हुआ हो कि नहीं। तो यहाँ आप देखिए, आपके दायित्व क्रेडिटर और बीपी। क्रेडिटर का आपने पूरा भुगतान कर दिया, लेकिन बीपी का भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में हम बीपी का पूरा भुगतान कर देंगे सूचना के अभाव में। सूचना हमें प्राप्त नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम बिल्स पेबल का पूरा भुगतान कर देंगे। तो प्यारे बच्चों, आपने यहाँ क्या देखा? हमारी बैलेंस शीट में जो संपत्तियां थी उनको हमने सबसे पहले डेबिट में, और जो लायबिलिटीज थी उनको क्रेडिट में शिफ्ट किया। एसेट्स को बेचने से जो पैसा मिला वो आया क्रेडिट में, और दायित्व का जो है वो किया भुगतान डेबिट में। किसी दायित्व के भुगतान की सूचना अगर नहीं हो तो उसे पूरा भुगतान किया जाएगा। टोटल लगाते हैं और निकालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। और प्रॉफिट एंड लॉस किस में बांटा जाएगा? साझेदारों में, पुराने अनुपात में। तो टोटल लगाते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, इधर का टोटल हो रहा है ठीक है, इधर का टोटल 1, 4, 5, 5,10,000, 5, 2, 7, 7,90,000 प्लस 80, 1,00,000, 2,20,000। माइनस करेंगे 11,10,000 में से 9,28,000, 0, 0, 0, 2, 8, 1। आपको हो गया 1,28,000 का, 1,82,000 का,
लॉस 1,82,000। किस किस में बढ़ जाएगा? तरुण और वरुण में। किस अनुपात में बांट दिया जाएगा? बराबर बराबर। तो हो जाएगा 91। क्लियर है? इसके बाद आपको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर हैं? 2। सबसे पहले क्या दिखाएंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखिए इनके कैपिटल के बैलेंस कितने कितने हैं? 4 लाख और 2 लाख। 4 लाख 2 लाख। बाय जर्नल रिजर्व। जर्नल से कितना है? 20,000। बांट दिया जाएगा 10,000 10,000। रियलाइजेशन में क्या हो गया? लॉस। रियलाइजेशन में लॉस कितना हुआ? 91। आगे चले। जनरल रिजर्व हो चुका है। लोन, वरुण का लोन नहीं आएगा। आगे चले। सब कुछ हो चुका है। बैलेंस निकाल लेंगे। 4,10,000 2,10,000 माइनस कर देंगे। बैलेंस आ जाएगा 2 कैश। 4,10,000 में से 91 माइनस करेंगे। 3,19,000। इसका जाएगा 1,19,000। दूसरा अकाउंट जो बनाना है वो बनाना है आपको कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में क्या होगा? यहां जो 2 कैश था वो बाय में आ जाएगा। बाय तरुण बाय वरुण। 3,19,000 1,19,000। यहां पे जो कैश आ रहा था वो आ जाएगा 2 में। 2 बैलेंस बीडी 10,000। यहां जो आपको कैश इन हैंड दिया था उसको हम 2 में ले गए। यहां से जो कैश आ रहा है ये रहा 7,88,000। ये भी आ जाएगा 2 में। 2 रियलाइजेशन अकाउंट। किस नाम से? रियलाइजेशन 7,88,000। इधर से जो कैश है 1,14,000 6 और 20 1,40,000 वो चला जाएगा बाय में। बाय रियलाइजेशन 1,40,000। क्या करना है? लगाना है टोटल। टोटल आना चाहिए इक्वल। अगर आपका टोटल कर गया वरुण का लोन है वो भी आ जाएगा बाय वरुण लोन। कितना? 30,000। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आपने बनाया रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में संपत्ति दायित्व को दिखाकर और उनको खरीदने और बेचने पर प्राप्त राशि आपने दिखाई। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपने दिखाया बैलेंस बीडी और रिजर्व। और उसके बाद आपने बताया कैश अकाउंट। और कैश अकाउंट का इक्वल आता है तो माना जाता है आपका सवाल सही है। तो प्यारे बच्चों आपका सवाल समझ आ गया होगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। ए बी साझेदार है और उनके फर्म का वितरण कर दिया गया। बैलेंस शीट आपको दी गई है। फर्नीचर के उसके मूल्य से 2/3 भाग पर बी ने रख लिया। पुस्तक ऋण से केवल 50% प्राप्त हुआ। स्टॉक को 1,000 में बेचा गया। भूमि भवन को बेचने पर 3,000 की हानि हुई। विनियोग ए द्वारा पुस्तक मूल्य के 90% में रख लिए गए। कार्यालय टाइपराइटर जो पुस्तकों में नहीं दर्शाया गया था 500 वसूल हुए। व्यापारिक लेनदार को 10% भत्ते पर भुगतान किया। 800 में वसूली हुए ए द्वारा चुकाए गए। फर्म को बंद करने के लिए आवश्यक खाते तैयार कीजिए। तो चलिए बनाते हैं फर्म के समापन पर आवश्यक खाते। सबसे पहले क्या बनाएंगे? रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में क्या दिखाओगे बच्चों? वही एसेट्स और लायबिलिटीज। कैश आएगा नहीं, फर्नीचर आएगा, बुक डेब्ट आएगा, स्टॉक आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, लैंड एंड बिल्डिंग आएगा, गुडविल भी आएगी और बी करेंट अकाउंट नहीं आएगा। यानी कैश और बी करेंट अकाउंट के अलावा सभी एसेट्स आ जाएंगी डेबिट में। 2 फर्नीचर, 2
स्टॉक, फर्नीचर स्टॉक, बुक डेप्ट, टू इन्वेस्टमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू गुडविल। फर्नीचर कितना है? 600। स्टॉक कितना है? 1600। बुक डेप्ट 4000, इन्वेस्टमेंट 4000, लैंड एंड बिल्डिंग 21000, गुडविल 500। इधर शुरू करते हैं लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज में हमें क्या क्या दिया हुआ है? लाइबिलिटीज में हमारे पास है क्रेडिटर और बी लोन और जनरल रिजर्व, कैपिटल और करंट अकाउंट। केवल यहां से ना तो लोन आएगा, जनरल रिजर्व भी नहीं आएगा, कैपिटल भी नहीं आएगा, करंट अकाउंट भी नहीं आएगा, केवल आपके सामने आएगा क्रेडिटर। तो दिखा देते हैं, बाय क्रेडिटर। अमाउंट कितना है? 5000। क्लियर है बच्चों? फर्नीचर को इसके मूल्य के 2/3 भाग पर बी ने रख लिया। किसने रखा? बी ने। बी कौन है आपका? पार्टनर। विधि कौन सी है? स्थिर पूंजी विधि। कैसे पता लगा स्थिर पूंजी विधि है? तो इस सवाल में हमें करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है और करंट अकाउंट का बैलेंस दिया होने की वजह से हम यहाँ प्रयोग में लेंगे स्थिर पूंजी विधि। चलिए, कितने भाग पर? 2/3 भाग पर। चलिए, फर्नीचर कितना है? 600 रुपए। तो 600 रुपए का 2/3 भाग अगर हम निकालते हैं तो वो हो जाएगा 400 रुपए। किसकी बात हो रही है? फर्नीचर की। तो यहाँ लिख देंगे फर्नीचर 400 रुपए। पुस्तक ऋण से केवल 50% प्राप्त हुआ। पुस्तक ऋण बुक डेब्ट्स, यहाँ लिख देंगे बाय कैश बुक डेब्ट 50% प्राप्त हुआ। 4000 का 50% होगा 2000। स्टॉक को 1000 में बेचा गया बाय कैश स्टॉक 1000। भूमि भवन को बेचने पर 3000 की हानि हुई बाय कैश लैंड एंड बिल्डिंग। भूमि भवन कितने के? 21000। 21000 की वस्तु बेचे और 3000 का में लॉस हो तो वस्तु कितने में बिकेगी? 18000। आगे चलें। ए द्वारा पुस्तक मूल्य के 90% पर विनियोग ले लिए गए बाय ए करंट अकाउंट। जब कोई साझेदार ले रहा है तो साझेदार का नाम आ रहा है, अगर कोई साझेदार नहीं ले रहा है तो आ रहा है बाई कैश इन्वेस्टमेंट। पुस्तक मूल्य का 90%। पुस्तक मूल्य कितना है? 4000। इसका कितना परसेंट? 90%। कितना हो गया? 3600। आगे चले। एक कार्यालय टाइपराइटर जो पुस्तकों में नहीं दिखाई गया उसे 500 वसूल हुए बाय कैश टाइपराइटर 500। आगे चले। व्यापारिक लेनदार को 10% भत्ते में भुगतान किया। लेनदार वो रहे टू कैश। लेनदार कितने के आपके? 5000 के। 5000 का 10% भत्ते में भुगतान किया। क्रेडिटर 4500। आगे चले। 800 वसूली हुए ए द्वारा चुकाए गए टू ए करंट अकाउंट। किसने चुकाए? 800 रुपए। क्या चीज? एक्सपेंसेस। आगे चले। सब कुछ हो चुका है। हमारी जो संपत्तियां थी उनसे प्राप्त राशि हमने दिखा दी, दायित्व का भुगतान हमने कर दिया। निकालेंगे प्रॉफिट या लॉस। टोटल लगाते हैं 5 2 7 1 8 8 और 18 18 और 8 26 26 2604 30 30500। 5 2 7 1 8 8 और 18 26 2604 30 30500। इधर का लगाते हैं 21 2108 29 30 305 35 35 36 37000 बाय
लॉस 6,500। एक बार दोबारा, 4 4 8 1 9 29 30 30 और 5 35 35 36 200 37,000। 37 में 30 500 गए, 6,500 का लॉस। किस किस में बांटा जाएगा? ए और बी में। किस अनुपात में? कोई भी अनुपात में दिया हुआ नहीं है, ऐसी स्थिति में बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। बनाना है आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उससे पहले बनाना आपको पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्योंकि ये विधि है स्थिर पूंजी विधि। यहां पर दिखाया जाएगा सबसे पहले बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी की बात करें, करंट अकाउंट का बैलेंस ए का इधर है 3600 रुपए, बी का किधर है? बी का इधर है, इधर ट्रांसफर हो जाएगा टू बैलेंस बीडी। कितना है? 800 रुपए। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं जर्नलिज्म 1800 को बांटना है बाय जर्नलिज्म 900 900। आगे चलें। बी का लोन आएगा नहीं, इधर से कुछ आएगा नहीं। बी करंट अकाउंट, ए करंट अकाउंट, ये इधर आ जाएंगे टू रियलाइजेशन। जो साझेदारों से संबंधित है वो पूंजी खाते करंट अकाउंट में दिखा दिए जाएंगे। कितना है? 400 और 3600। 400 3600। इसके अलावा लॉस भी हुआ है टू रियलाइजेशन 3250 3250। इधर ये रहा ए करंट अकाउंट बाय रियलाइजेशन। कितना? 800। और कोई सूचना नहीं है, टोटल लगा लेंगे। इसका आ जाएगा बाय कैपिटल। कितना? 3550। इसका आ जाएगा, ये भी इधर ही आएगा $1550। चलिए आगे बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस बाय बैलेंस बीडी। कैपिटल का बैलेंस कितना है प्यारे बच्चों? 10,000 और 5,000। 10,000 5,000। इसके बाद करंट अकाउंट का बैलेंस इधर ले आएंगे टू करंट अकाउंट 1550 और 3550। क्या निकाल लेंगे? बैलेंस। और जो बैलेंस आएगा वो क्या कहलाएगा? टू कैश। और इसके बाद हम तैयार करेंगे कैश अकाउंट। कैश अकाउंट बनाना आपको आता है। जितना भी टू में कैश आ रहा है उसे हम बाय में ट्रांसफर कर देंगे, और बाय में जो कैश आ रहा है उसे टू में ट्रांसफर कर देंगे। और कैश अकाउंट आता है आपका क्या? इक्वल। और इक्वल आने पर माना जाता है कि आपका पूरा प्रश्न सही था। तो प्यारे बच्चों चलते अगले प्रश्न की ओर। XYZ साझेदार हैं। 1 जनवरी को व्यापार प्रारंभ किया। लाभ हानि 5:3:2। पूंजी 80 60 और 40 विनियोज की। साझेदार की पूंजी पर 5% ब्याज का प्रावधान था। पूंजी पर ब्याज लगाने से पूर्व लाभ हुआ 40,000। पूंजी पर ब्याज लगाने से पूर्व लाभ हुआ 40,000। क्या बनाना पड़ेगा? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वर्ष के दौरान साझेदार के आहरण 12,000 16,000 8,000 थे। साझेदार के संबंध अच्छे नहीं थे। 31 दिसंबर 2013 जनवरी में व्यवसाय शुरू हुआ और दिसंबर में व्यवसाय को समाप्त करने का निर्णय लिया। फर्म की बिक्री से संपत्ति की बिक्री से 1,60,000 वसूल हुए। रोकड़ 13,000 थी और 48,000 के लेनदार थे जिनको 10% बट्टे पर भुगतान किया। संचय 3,000 थे, वसूली भी 1800 चुकाए। और फिल्म की पुस्तकों को बंद करने के लिए तैयार कीजिए आवश्यक खाते। प्यारे बच्चों यहाँ को प्रश्न में बैलेंस शीट नहीं दी हुई है, और साथ ही साथ आपको दिया हुआ है 40,000 रुपए का लाभ जो था पूंजी पर ब्याज लगाने से
पूर्व। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले हम बनाएंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और पीएनएल एप्रोप्रिएशन के बाद तैयार होगी बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट के बाद होगा फर्म का समापन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया गया प्यारे बच्चों? क्योंकि यहां पर आपको 40,000 रुपए का दिया गया है लाभ बाय प्रॉफिट। कितना? 40,000। और ये लाभ भी आपको क्या क्या कहा गया है? पूंजी पर ब्याज लगाने से पूर्व। पूंजी पर ब्याज कितना? 5%। तो आ जाएगा 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स वाई जेड। कितनी कितनी कैपिटल? 80 60 40। 4,000, 3,000, 2,000, 4 3 7 तो 9,000 हो गया आपको टू प्रॉफिट। कितना? 31,000। किस किस में बचेगा? एक्स वाई जेड में। अनुपात क्या है? 5:3:2। 5:3:2 में बांट दिया जाएगा 31,000 को। 5:3:2। 31,000 5/10। 0 से 0 3100। 31 दूनी 62। 0 0 5 3 5 15। 9,300। 6,200। इसके बाद आपको तैयार करना है प्यारे बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां हो नहीं पाएगा। चलते हैं अगले पेज की ओर। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स वाई जेड क्यों तैयार कर रहे हैं? क्योंकि इससे हमें तैयार करनी है बैलेंस शीट। 80,000, 60,000, 40,000 बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4,000, 3,000, 2,000 बाय प्रॉफिट। कितना था प्रॉफिट? 15,500, 9,300, 6,200। और क्या थे? ड्रॉइंग कितने कितने? 12 16 और 8। 12,000, 16,000, 8,000। इससे क्या आ जाएगी आपके पास? टू बैलेंस कैरी डाउन। जोड़ लगाते हैं। 5 8 4 5 9 9 99,500। 3 6 9 9 10 11 12 72,300। 48,200। 99,500 से 500 1200 12,000 है। 500 7 87,500। 72 में से 16 गए 300। 12 में 6 गए 6। 6 में से गया 5। 56,300। 48 में से 40,200। इसके बाद आपको क्या बनानी है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सबसे पहले आप क्या दिखा देंगे? कैपिटल किस किस की? एक्स वाई जेड की। 87,500, 56,300 और 40,200। आगे चले। उन्होंने कहा कि बिक्री से 1,60,000 रोकड़ यानी कैश। कैश था आपके पास 13,000। क्रेडिटर थे आपके पास 48,000। रिजर्व थे आपके पास 3,000। तो प्यारे बच्चों हम यहाँ पे देख लेंगे कैपिटल हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से दिखाई। रोकड़ से वसूल हुआ, बिक्री से रियलाइजेशन में जाएगा। रोकड़ 13,000 थी, एसेट्स में आ गई। 48,000 के लेनदार थे, लाइबिलिटीज में आ गई। और रिजर्व थे 3,000 के लाइबिलिटीज में आ गई। हम लगाएंगे इनका टोटल और जो आएगी वह कहलाएगी आपकी सन्ड्री असेट्स। 5 3 8 2 10 की 0 1
7 7 14 14 14 15 16 17 17 और 8 25 10 15 16 17 18 19 20 की बाई 23। इसमें से माइनस किया 13,000 तो बच गया 2,22,000। ये आपकी आ गई सन्डी एसेट्स। अब आपको क्या बनाना है प्यारे बच्चों? सबसे पहले आपको बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में आपको पता है क्या करना है, या आ जाएंगे बाय क्रेडिटर। कितने क्रेडिटर आपके? 40,000। एसेट्स कितनी है? 2 एसेट्स 2,22,000। आगे चलें, हमें लिखा हुआ था संपत्तियों को बेचने से 1,60,000 वसूल हुआ, लिख देंगे बाई कैश 1,60,000। दायित्वों को क्रेडिटर को भुगतान किया 10% बट्टे पर 2 कैश 36,000। और कोई नहीं है। टोटल लगाया, इधर का हो गया लॉस। किस किस में बांटा जाएगा? एक्स वाई जेड में। कितना हो गया? 258। इधर हो रहा है 2,58,000 का। 58,000 का लाभ किस अनुपात में बांटा जाएगा? 5:3:2 में। और उसके बाद क्या तैयार किया जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम क्या दिखाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल में हम दिखाएंगे सबसे पहले इनकी कैपिटल। कैपिटल कितनी थी? बाय बैलेंस बीडी 87,500, 56,300, 40,200। रियलाइजेशन में जो लॉस हुआ था वो लॉस दिखा दिया जाएगा इधर, रियलाइजेशन बांट दिया जाएगा रिजर्व। रिजर्व था आपका 3,000, 1,500, 900, 600। बाद में निकाला जाएगा बैलेंस और उसके बाद बनाया जाएगा कैश अकाउंट। तो प्यारे बच्चे, इस प्रश्न में आपको पूंजी के लाभ ब्याज को बांटने से पूर्व का लाभ दिया हुआ था, इसलिए आपने पहले पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार किया। पीएनएल एप्रोप्रिएशन से तैयार हुआ पार्टनर्स कैपिटल, और आपको जरूरत थी बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट के भी आप पर बनाया जाता है रियलाइजेशन अकाउंट। तो प्यारे बच्चों, इस पार्ट में आपने सीखा रियलाइजेशन के बारे में। अगला पार्ट लेकर आएंगे हम आपके लिए गार्नर बनाम मरे नियम से। गार्नर बनाम मरे नियम एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो राजस्थान बोर्ड में कई बार पूछा गया है। तो बने रहिए मिशन ज्ञान के साथ।